बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स। सेकंड हमने करना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट पढ़नी है हमने। और फिर हमने एंट्रोपी के बारे में जानना है कि व्हाट इज एंट्रोपी एंड हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें फर्स्ट लॉ ने नहीं बताई थी, वो हमें बताई थी सेकंड लॉ ने। ठीक है। तो सेकंड लॉ के बारे में एक मशहूर कहावत है स्टीफन हॉकिंग की कि ऑल साइंसेस कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सेकंड लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास कुछ लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ की। जो फर्स्ट लॉ ने हमें चीजें नहीं बताई थी वो हमें सेकंड लॉ ने बताई थी। फर्स्ट लॉ हमारे पास था क्या कि जो हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है। मतलब यूनिवर्स की होल एनर्जी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वो चेंज कभी भी नहीं होगी, यानी कि डेल्टा ई यूनिवर्स इज इक्वल टू द जीरो। पहली लिमिटेशन थी हमारे पास। फर्स्ट लॉ ने हमें ये बताया था कि हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और अगर हमारे पास जो हीट है या एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है, इसका मतलब है कि हीट फ्लो भी होनी चाहिए कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। लेकिन फर्स्ट लॉ ने हमें ये नहीं बताया था। ठीक है, ये हमें फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया था। यानी कि उसने जस्ट यही कहा था कि फ्लो ऑफ हीट या डायरेक्शन है जो हीट की वो जस्ट ऐसी होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जा सकती है जबकि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, ठीक है, नहीं जा सकती। ये हमें यानी कि फर्स्ट लॉ ने हमें क्लियरली कट नहीं बताया था। सेकंड है हमारे पास फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। यानी कि हमें फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस के बारे में भी नहीं बताया था कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बारे में डिफरेंस आगे आएगा, देन आपको इसके बारे में मजीद डिटेल के साथ जानने को मिलेगा। थर्ड है हमारे पास द नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। यानी कि हमारे पास जो नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा वो क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। जैसा कि लेक में एक पानी खड़ा होता है, कुछ अरसे बाद वो खुद ब खुद सूख जाता है, यानी कि पानी वेपर्स बन के उड़ जाता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो वेपर्स जो है दोबारा लेक में आ जाएगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ऑलवेज इरिवर्सिबल होगा। थर्ड फोर्थ वन है 100% एफिशिएंट इंजन। अब फर्स्ट लॉ के मुताबिक हम 100% एफिशिएंट इंजन हासिल कर सकते हैं। लेकिन लेकिन हमें जानते हैं हम कभी भी 100% एफिशिएंट इंजन हासिल नहीं कर सकते। यानी कि वो 90% हो सकता है, 95% हो सकता है, हम बेहतर उससे कर सकते हैं, लेकिन कभी भी 100% हासिल नहीं कर सकते। यानी कि ऑल वर्क को हम चेंज कर सकते हैं ऑल हीट में, और ऑल हीट को हम चेंज नहीं कर सकते ऑल वर्क में। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बता रहा हूं आपको कि हम अपने हाथ को रब करते हैं तो सर्दियों में, तो रब करने से क्या होगा, हम यानी कि वर्क डन करते हैं, वर्क डन से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। यानी कि ऑल वर्क वो चेंज हो जाएगी ऑल हीट में। लेकिन क्या अगर हम अपने हाथ को आग के ऊपर रखें उससे हीट मिलेगी? क्या वो दोबारा खुद ब खुद वर्क करना स्टार्ट कर देगा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 100% एफिशिएंट इंजन को हम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास, हम डिफरेंस जान लेते हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन से होते हैं। सिंपल आप ये समझ लें कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारे पास ऐसे प्रोसेस हैं जो खुद ब खुद हो जाएं, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद ना हो। यानी कि एन ए प्रोसेस विच हैज टेंडेंसी टू अकर बाय इटसेल्फ, या तो वो खुद ब खुद हो जाएंगे, उसकी तीन कंडीशन है। या बाय प्रॉपर इनिशिएशन, कुछ वर्क करने के बाद होंगे, कुछ प्रॉपर इनिशिएशंस करेंगे इब्तिदा में स्टार्ट करने के लिए, देन वो होंगे। या अंडर गिवन कंडीशन, या कुछ गिवन कंडीशन होगी उसके अंडर हो जाएंगे। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, जैसा कि शुगर डिसोल्यूशन इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सारे हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एनी प्रोसेस विच हैज नो टेंडेंसी टू अकर बाय इटसेल्फ, ना तो ये खुद ब खुद हो जाएंगे, ना इवन आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन, ना ही कुछ धक्का लगाने के बाद, कुछ इब्तदाई आप कहने के रिएक्शन स्टार्ट वर्क करने के बाद कभी भी स्टार्ट ये नहीं होंगे। फिर होंगे कब? ये होंगे इफ कंटिन्यूस एनर्जी इज सप्लाइड। अगर हम इसे कंटिन्यूस एनर्जी सप्लाई करते रहेंगे देन ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। अदरवाइज अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा। जैसे कि आइस इन फ्रीजर, ठीक है, फ्रीजर अब चलती रहेगी देन आइस बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी।
क्यों? उसे हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की शेप में देते हैं, उससे आइस बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा हमारे पास। अब उसका कुछ क्राइटेरिया है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या ये नॉन स्पॉन्टेनियस है? उसके तीन तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम चेंज इन एंथैल्पी की मदद से हम इसे मालूम कर सकते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर तो हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी, देन प्रोसेस कौन सा होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। ठीक है। जैसा कि एक रिएक्शन है हमारे पास H2 + O2, ये H2O बनेगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू उसमें -218 किलो जूल पर मोल होती है। सिमिलरली C+O2, इसका रिएक्शन CO2 बनेगा, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू 400 किलो जूल पर मोल होती है। ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। लेकिन इशू ये आता है, कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन फिर भी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। जैसा कि नदी में पानी सूख जाना, उसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है। आइस का बाहर पिघल जाना, इसमें भी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। उसमें क्या होता है कि डेल्टा एस की वैल्यू बेसिकली क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो होती है। अब डेल्टा एस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। डेल्टा एस क्या है? चेंज इन एंट्रोपी। तो डेल्टा एस की वैल्यू अगर तो जीरो से बड़ी होगी तो वो प्रोसेस कौन सा होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अब ये आगे जाके हम पढ़ेंगे एंट्रोपी क्या चीज है। देन है हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी की मदद से भी हम बता सकते हैं ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट देख लेते हैं। द टोटल एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज ओवर टाइम एक्सेप्ट इन रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर इरिवर्सिबल नहीं आना, यहाँ पर रिवर्सिबल आना है, आपने चेंज कर लेना है, ये गलती से लिखा गया है। यहाँ पर क्या आना है? रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि टोटल एंट्रोपी आइसोलेटेड सिस्टम की हमेशा इंक्रीज होगी वक्त के साथ साथ, स्वाय रिवर्सिबल प्रोसेस के। स्वाय किसके? सॉरी, यहाँ पे जी, जी, स्वाय रिवर्सिबल प्रोसेस के ही ये क्या होगा? टोटल एंट्रोपी आइसोलेटेड सिस्टम की इंक्रीज होगी वक्त के साथ साथ। व्हेन प्रोसेस इज रिवर्सिबल, यहाँ पर भी रिवर्सिबल नहीं होना, रिवर्सिबल ही आना है। देन एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। उसमें एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। अब एंट्रोपी क्या चीज है? मैयर ऑफ द सिस्टम्स डिसऑर्डर। यानी कि सिस्टम्स की डिसऑर्डरनेस को मैयर करने को क्या कहते हैं हम? एंट्रोपी कहते हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उस वो ज्यादातर डिसऑर्डरनेस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास कि बेसिकली जब हम एक हमारे पास कोई एक बॉक्स है, उसके अंदर हमारे पास 10 सिक्के हैं। अब हर सिक्के में हेड और टेल दोनों चीजें मौजूद है। हमने कहा है कि आपने इस तरीके से उछालने हैं कि 5 में हेड आए और 5 में टेल आए। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 5 में ही हेड आएगा और 5 में टेल आएगा? जस्ट 1% चांस है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जबकि 9% ऐसा चांस है कि कोई और आ जाएगा। यानी कि 1% चांस है कि 5 ही हेड आए 5 ही टेल आए। बाकी 9% चांस डिफरेंट हो सकते हैं। मसलन 6 हेड आए 4 टेल आए, 7 हेड आए 3 टेल आए, 8 हेड आए 2 टेल आए, या 8 टेल आए, ठीक है, 2 हेड आ गए। इस तरह कोई भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जबकि 1% चांस है जिसमें कि 5 ही हेड आए और 5 ही क्या आए? टेल आए। तो उससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादातर जो प्रोसेस होते हैं वो डिसऑर्डरनेस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो हमारे पास जो जितने भी प्रोसेस हैं, ठीक है, वो डिसऑर्डरेंस की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और उस डिसऑर्डरेंस को मुहैया करने को हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। एंट्रोपी का फार्मूला क्या है हमारे पास? S = Q/T। एंट्रोपी को एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यू क्या है? इसमें हीट गिवन टू द सिस्टम, और Q/T इसका फार्मूला है। इसका यूनिट क्या है? जूल पर केल्विन। और हम इसे मैयर नहीं कर सकते, अकेली एंट्रोपी को हम कभी मैयर नहीं कर सकते। हम सिर्फ चेंज इन एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एंट्रोपी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड, अकेली एंट्रोपी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम जस्ट चेंज इन एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फार्मूला हमारे पास क्या है? ΔS = SF - SI। और ये हमारे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करेगी। इसमें डेल्टा एस की वैल्यू, साइक्लिंग की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। यानी कि क्लोज पाथ में एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। और ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट वेरिएबल है, डिपेंडिंग ऑन इनिशियल एंड फाइनल वेरिएबल। ठीक है। यानी कि स्टेट फंक्शन कौन सा होता है? जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वेरिएबल पे डिपेंड करता है।
इसके अलावा और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। एंड और ये पाथ पे भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम एंट्रोपी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। हाउ वी कैन कैलकुलेटेड एंट्रोपी डेल्टा एस व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देन इसका जो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो ये कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जबकि जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, देन डेल्टा एस का फार्मूला ये बनेगा डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी। तो दिस इज द फार्मूला विच कैन वी कैलकुलेटेड द एंट्रोपी। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।